आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग समाप्त हो चुकी है और इस वीडियो में हम जानेंगे इस मीटिंग की क्या की हाइलाइट्स रही और क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम शुरुआत करें तो इसमें यही आपको समझना होगा कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई है कौन सी मीटिंग है। तो ये चौथी मीटिंग थी जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की चौथी मीटिंग है और बाई मंथली ये मीटिंग होती है, मतलब हर 2 महीने पे होती है। इससे पहले अगस्त में थी, अक्टूबर में हुई थी, अब अगली बार कब होगी, दिसंबर में होने वाली है। तो 7 से 9 तारीख तक ये मीटिंग 2 दिन चली थी और इस मीटिंग के साथ ये जो फ्लेक्सिबल मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क है इसके 8 साल पूरे होते हैं। आपको पता होगा कि जो एमपीसी है इसका जो गठन है ये 2016 सितंबर 2016 में हुआ था और तभी से मॉनेटरी पॉलिसी की जो कमेटी की बैठकें हैं वो होना शुरू हुई। तो 8 साल हो गए इसको होते हुए और अब जो आरबीआई ने स्टांस है मॉनेटरी पॉलिसी का उसको चेंज करके क्या कर दिया है, न्यूट्रल कर दिया है। किससे? विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन, इससे चेंज करके न्यूट्रल कर दिया। इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर स्टांस है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर के, तो इसका मतलब ये है कि आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट करने पे जोर दे रहा है कि जो लिक्विडिटी की कंडीशंस हैं उसको टाइट कर रहा है कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन ना बढ़े मार्केट में, उसे देख रहा है। अब इस स्टांस को चेंज करके न्यूट्रल करने का मतलब ये है कि आरबीआई अब ना तो बहुत टाइट कर रहा है पॉलिसी को, ना तो ढीला छोड़ रहा है, एकदम न्यूट्रल वाली कंडीशन में पहुंच चुका है। ये इस पूरी एमपीसी के प्रमुख पॉइंट में से एक है, लेकिन बहुत छोटा सा पॉइंट ये लिखा रहता है इसलिए बच्चे इसको ध्यान नहीं देंगे। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहला जो सबसे बड़ा चेंज होता है किसी भी एमपीसी में वो होता है पॉलिसी रेट के चेंजेस को लेकर के, जिसे हम रेपो रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये इस बार की बैठक में भी ये अनचेंज्ड रहा है, मतलब 10वीं बार ऐसा हो चुका है कि जब पॉलिसी रेट को बढ़ाया नहीं गया ना तो घटाया गया, एज इट इज ये चल रहा है। कब से चल रहा है? फरवरी 2023 से। फरवरी 2023 में इसे बढ़ा करके 6.5% किया गया था और तब से हर बार जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक हो रही है उसमें बहुत सारे और बदलाव तो हो रहे हैं, लेकिन रेपो रेट चेंज नहीं हो रहा है। और ये मैंने आपको पहले भी बताया था, इससे पहले जो आरबीआई वाली वीडियोस थी, कि अभी जो अक्टूबर वाली बैठक होगी इसमें चेंज होने की संभावनाएं बहुत ही कम है, लेकिन दिसंबर में ये पूरी संभावना है कि जब एमपीसी होगी तो ये जो रेट होगा इसमें आपको कटौती देखने को मिलेगी। तो ये संभावनाएं पूरी हैं और ये दिसंबर में होगा तो आपको पता चलेगा। तो जब भी इस तरह का जब भी कोई प्रावधान या इस तरह का कोई भी प्रपोजल रखा जाता है कि रेपो रेट चेंज किया जाए या नहीं, तो उस पर वोटिंग होती है। और इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने 3 नए मेंबर्स को एमपीसी में ऐड किया है, मतलब जो पहले 3 थे एक्सटर्नल मेंबर्स उनको हटा करके 3 नए आए हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जा करके देख सकते हैं। तो ये जो 3 नए मेंबर्स थे इनकी ये पहली बैठक थी। आरबीआई के जो 3 मेंबर्स होते हैं वो तो रहते ही रहते हैं, तो हर एक पॉइंट पे वोटिंग होती है। तो रेपो रेट चेंज करना था कि नहीं, उस पर वोटिंग हुई और वोटिंग में जो पूरे 6 मेंबर की कमेटी थी उसमें 5 ने इन फेवर में वोट किया, मतलब यस में वोट किया कि चेंज नहीं करना चाहिए। 1 मेंबर ने नो में वोट किया है। तो ये वोटिंग का पैटर्न है। बाकी ये अनचेंज्ड ही है और ये ऐसा 10वीं बार हो रहा है कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स कि ये अनचेंज्ड ही चलता जा रहा है। और आरबीआई का ये जो डिसीजन है ये बहुत ही कॉशियस अप्रोच समझी जा रही है कि इस समय जो ऑन गोइंग इन्फ्लेमेशनरी प्रेशर्स पड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि हर जगह युद्ध की कंडीशंस आ रही हैं, ईरान और इजराइल का युद्ध शुरू होने की कंडीशंस आ रही हैं, तो ऐसा होगा तो पेट्रोल के प्राइसेस वगैरह बढ़ेंगे। और जो ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ हैं, जैसे अमेरिका ने फेड रेट कम किए, इन्वेस्टर्स जो हैं भारत से पैसा निकाल करके चाइना चले गए, तो इस तरह की जो कंडीशंस हैं ना उनको देखते हुए अभी रेट को अनचेंज्ड किया गया है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट है इस एमपीसी की। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ आउटलुक की अगर बात करें तो आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट है उसको 7.2% ही रखा है, मतलब पिछली बैठक में भी इतना ही था फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। इस बैठक में भी उसे चेंज नहीं किया गया, उतना ही रखा गया, 7.2% का ही रखा है, ये मानते हुए कि इंडिया की जो इकॉनमी है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करेगी। हालांकि यहाँ पे सेंट्रल बैंक ने ये भी एक्नॉलेज किया है कुछ पोटेंशियल रिस्क हैं, जैसे ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज़ के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, कि इसमें जो ऑयल प्राइसेस हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही हैं, कब क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो इसकी वजह से
हो सकता है कि कुछ यहाँ पे प्रभाव भी पड़ सकता है, किसी भी देश के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, इकॉनमी पे प्रभाव पड़ेगा अगर कुछ इस तरह की टेंशन्स बढ़ती हैं जियोपॉलिटिकल। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ग्रोथ रेट अभी फोरकास्ट किया जा रहा है। बाकी अगर हम बात करें इन्फ्लेशन कंसर्न की, तो आरबीआई के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने ये साफ तौर पे कहा है कि 2025 में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ सकता है। इस बात को ये कहा है कि इन्फ्लेशन के ऊपर नज़र रखनी होगी। लेकिन अभी आरबीआई का जो सीपीआई इन्फ्लेशन फॉरकास्ट है वो उतना ही है, 4.5% का ही है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जो इंडिया में जो इन्फ्लेशन होता है उसका रेट होता है 4% के आसपास रहने का, और इसमें +-2% का बैंड चलता है। मतलब ऐसे देखिए मोटा मोटा तो 2 से लेकर के 6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए इंडिया में। इसी को लेकर के इस जो MPC वगैरह की बैठकें होती हैं वो होती हैं, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को जो डिसाइड करता है इसी के इर्द गिर्द करता है। तो अभी जो इन्फ्लेशन का फॉरकास्ट है वो भी 4.5% पे पिछली बार की तरह ही। और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो अभी रेट चेंज नहीं किया गया है या फिर जो इन्फ्लेशन के फॉरकास्ट हैं वो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रोल के साथ बढ़ाते हुए ही देखा जा रहा है कि इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा तो ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, ऐसा ना हो। तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ती रहे और इन्फ्लेशन के ऊपर कंट्रोल भी रहे, दोनों चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे एक चेंज हुआ है यूपीआई की लिमिट्स को लेकर कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल पूछे जाते हैं कि यूपीआई में कुछ लिमिट्स इन्हेंसमेंट हुई। किस में हुई है? एक तो यूपीआई 123 पे, ये जो फ़ोन से होता है, आप आईवीआर के माध्यम से फ़ोन करके आप पेमेंट करवाना चाहते हैं, तो उसमें की जो लिमिट थी, पर ट्रांजेक्शन लिमिट थी, वो पहले यहाँ पे 5,000 थी, अब इसे बढ़ा करके 10,000 कर दिया गया है। पर ट्रांजेक्शन यूपीआई 123 पे की लिमिट 5,000 से बढ़ा करके अब 10,000 हो चुकी है, बढ़ाई गई है लिमिट। और वहीं अगर हम बात करें यूपीआई लाइट वॉलेट की, तो इस वॉलेट में जो लिमिट थी अब 2,000 पहले थी, अब इसे बढ़ा करके 5,000 कर दिया गया है कि अब वॉलेट में आप 5,000 रुपये तक रख सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें जो पर ट्रांजेक्शन जो लिमिट थी, पहले 500 रुपये थी कि 500 रुपये से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन होगा, अब इसे बढ़ा करके 1,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये दोनों ही चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 123 पे के लिए है कि 5,000 से 10,000 पर ट्रांजेक्शन लिमिट हो गई, और लाइट वॉलेट के लिए है कि यहाँ पे आप 2,000 से बढ़ा करके 5,000 रुपये तक अब रख सकते हैं वॉलेट में। साथ ही साथ अब एक बार में आप 500 की जगह 1,000 तक का पेमेंट कर पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुछ और छोटे मोटे चेंजेस करे गए हैं। जैसे एक ये होता है ना, लेवी फॉर फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट पेनाल्टीज ऑन लोन, कि आपने अगर कोई लोन लिया है और आपके पास पैसे हो गए हैं और आप उसे पहले पे कर देना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि अगर आप पहले पे कर रहे हैं, प्री पे कर रहे हैं लोन को तय समय से, तो कुछ चार्जेस या पेनाल्टी लगाते थे। तो आरबीआई ने ये तो कहा ही है कि जो इस तरह की प्री पेनाल्टीज़ हैं वो बैंक नहीं लगा सकते हैं। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, जितने भी फ्लोटिंग रेट टर्म लोन्स हैं उन पे, जो फिक्स्ड वाले हैं उन पे तो लगा सकते हैं, फ्लोटिंग वाले पे नहीं लगा। फ्लोटिंग का मतलब ये है कि अगर आरबीआई ने यहाँ पे रेपो रेट जो है बढ़ा दिया होता तो आपके लोन की रेट में बदलाव होता, कम कर दिया होता तो लोन की रेट में बदलाव होता, या ईएमआई में बदलाव होता, तो फ्लोटिंग होता है कि वो जैसे आरबीआई अपना रेपो रेट चेंज करेगा उसके अनुसार आपकी ईएमआई बढ़ेगी या घटेगी। लेकिन फिक्स्ड वाले में क्या है कि आरबीआई का रेपो रेट बढ़ रहा है घट रहा है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका फिक्स्ड ही आपका चलेगा, जो भी लोन का रेट रहेगा वो। तो फ्लोटिंग जो टर्म लोन रहेगा उसके ऊपर कोई पेनाल्टीज नहीं लगा सकते हैं। किसके लिए था? सारे इंडिविजुअल बोरोवर्स के लिए था, ऐसे पर्पस जो बिजनेस के अलावा हैं, कि आप बिजनेस के लिए लोन ले रहे हैं तब तो नहीं, बाकी जो इंडिविजुअल आपके पर्पजेज हैं उनके लिए आप लोन ले रहे हैं तो उस पर ये पेनाल्टीज अब नहीं लगाई जाती थी। लेकिन अब इसी का जो स्कोप है या जो दायरा है इसको बढ़ा दिया गया है, और अब इसमें जो एमएसएमई को या फिर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, एमएसएमईज में मीडियम नहीं है, यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल को ही लिया गया है, कि जो माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं उनको जो लोन दिया जाएगा उसके लिए भी अब इस तरह की प्री पेमेंट पेनाल्टीज नहीं लगा सकते हैं बैंक। और इसको लेकर के एक जो सर्कुलर होगा वो जल्द ही आरबीआई की वेबसाइट पे आएगा, ये भी बात इसमें बताई गई। इसमें एक और यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है जो मुझे उम्मीद है बहुत सारे लोग मिस कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए, कि इसमें
क्रिएशन ऑफ रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम RBCIRS, इसको बनाने की बात करी गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं उनको जो क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट है उसको करने के लिए, रोबस्ट क्लाइमेट रिस्क असेसमेंट करने के लिए डेटा की ज़रूरत होती है, लेकिन कई बार उनको जो इस तरह का डेटा है ना वो मिल नहीं पाता है, क्वालिटी डेटा, जिसकी वजह से जो क्लाइमेट रिस्क को लेकर के जो कदम उठाने चाहिए वो उसको सही तरीके से उसके ऊपर एक्शन ले नहीं पाते हैं। तो इस तरह के जो डेटा गैप्स है उसको ब्रिज करने के लिए ही आरबीआई एक डेटा रिपोजिटरी बना रही है और इसी का नाम रखा गया है रिजर्व बैंक क्लाइमेट रिस्क इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसका इस्तेमाल जो भी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं वो कर पाएंगे। तो ये थे वो प्रमुख बदलाव जो आरबीआई की एमपीसी में किए गए थे। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे और इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।